डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, टीम जो बनाएंगे उसमें कौन कौन शामिल होंगे, एक का जिक्र वो कर चुके हैं। 2025 में व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे ट्रंप। निकलते वक्त बड़ी मुश्किलों से निकले थे, लेकिन अब ट्रंप अपने लिए एक नई टीम तैयार करने में जुटे हैं। कौन कौन से नाम हैं जिन पे ट्रंप के प्रशासन की अहम भूमिकाएं तय होगी। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। आज बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, टीम जो बनाएंगे उसमें कौन कौन शामिल होंगे, एक का जिक्र वो कर चुके हैं। 2025 में व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे ट्रंप। निकलते वक्त बड़ी मुश्किलों से निकले थे, लेकिन अब ट्रंप अपने लिए एक नई टीम तैयार करने में जुटे हैं। आज वीडियो में जिक्र करेंगे कि कौन कौन से नाम हैं जिन पे ट्रंप के प्रशासन की अहम भूमिकाएं तय होगी। तो अगर बात करें जिनका तय हो चुका है, उनका नाम सूजी वाइल्स है। चुनावी जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली नियुक्ति सूजी वाइल्स की ही करते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ। तो स्टाफ की मुखिया सूजी वाइल्स रहेगी। ये नाम इस समय सबसे बड़ी चर्चा में है, क्योंकि ट्रंप के चुनावी जीत में सूजी वाइल्स की बड़ी भूमिका रही है। वाइल्स जो है शांत और पर्दे के पीछे रह के काम करने वाली एक मजबूत नेता मानी जाती हैं, और ट्रंप ने अपने स्पीच में भी उनके समर्पण की खुले दिल से तारीफ की, और इस टर्म में उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस की जिम्मेदारी सौंप दी है। वे रिपब्लिकन्स की राजनीति में एक अनुभवी हस्ती हैं, और उन्होंने जब ट्रंप ने भाषण दिया तो उन्होंने सूजी वाइल्स का एक प्रभावी जिक्र किया। वाइल्स जो है वो 67 साल की हैं, और वो 1980 में भी, आज से 43 साल पहले, यानी कि जब वो सिर्फ 24 वर्ष की थी, तब से अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के वक्त चुनावी अभियान से लेके 2010 में बिजनेसमैन रिक स्कॉट को फ्लोरिडा का गवर्नर बनवाने तक की एक अनुभव वाली राजनीति कर चुकी हैं। अब रिपब्लिकन्स भी ये कह रही हैं वाइल सम्मान के हकदार हैं, उनमें वे योग्यता हैं कि वो ट्रंप के आसपास मौजूद लोगों के बीच एक बेहतर तालमेल बना सकती हैं, साथ ही वो काम भी प्रभावी करवा सकती हैं, उतना काम करवा सकती हैं जितना पहले के चीफ ऑफ स्टाफ नहीं करवा पाए थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पद है कि ट्रंप के यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसे कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल, नाम मार्क पाओलेटा का चल रहा है, क्योंकि पहले कार्यकाल में अटॉर्नी जनरल रह चुके जेफ सेशंस और विलियम बार के साथ ट्रंप के रिश्ते ज़्यादा ठीक नहीं रहे। ऐसे में ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं जो न केवल उनका विश्वसनीय हो, बल्कि उनके आलोचकों और विरोधियों को सजा देने के लिए एजेंसी की ताकत भी उनके हिसाब से यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ हैं कि ये जो नाम सामने आए हैं उसमें टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन का भी हैं, और उन पर महाभियोग भी चल चुका है। ट्रंप खुद जुडिशियल चीज़ें झेल रहे हैं, तो वो कई लोगों का नाम अपने हिसाब से तय करेंगे। इसी पद के लिए मैथ्यू विटेकर का नाम है, जिन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए ट्रंप के पहले कार्यकाल में अटॉर्नी जनरल की भूमिका निभाई थी। माइक डेविस के बारे में भी जिक्र जो है फिलहाल चल रहा है कि वो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज नील गोसर्च के लिए क्लर्क का काम कर चुके हैं। उन्होंने कई बार ट्रंप के आलोचकों और जर्नलिस्ट को धमकी भी दी। ऐसे में यह सारी चीज़ हैं। मार्क पाओलेटा का भी नाम है। तो सारी चीज़ ये हैं कि यह एक महत्वपूर्ण पद ट्रंप किसे देंगे, देखने वाली बात होगी। एक और इम्पोर्टेंट पद होमलैंड सेक्रेटरी का है, जिसमें टॉम हेमन, जो पहले इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग में कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम कर चुके। तो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का काम अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर को सील करना, और जिन अप्रवासियों के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं उनको देश से बाहर निकालने की व्यवस्था करना होगा। ट्रंप अपने भाषणों में भी कह चुके, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी फर्स्ट। तो एक ऐसा देश जो अमीर हैं लेकिन जिसके लोग गरीब होते जा रहे हैं, वहाँ जो यह कॉन्फ्लिक्ट है कि अवैध अप्रवासी निकाले जाएं। ऐसे में यह जिम्मा होमलैंड सेक्रेटरी का, जिसके जिम्मे एक ये भी है कि प्राकृतिक आपदाओं में सरकारी प्रयास क्या होने चाहिए, उसकी लीडरशिप, इसमें एक टॉम होमन का भी नाम चल रहा है, जो पहले इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। क्योंकि
होमन जो है वो अवैध क्रॉसिंग को रोकने के लिए अप्रवासियों के बच्चों को उनके माता पिता से अलग करने का समर्थन कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पॉलिटिशियन इमिग्रेशन सेंचुरी पॉलिसीज का समर्थन करते हैं उन पे अपराध का आरोप यानी क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। हालांकि 2018 में ट्रंप के कार्यकाल के बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी वे ट्रंप के समर्थक बने रहे। इसके अलावा चैड वुल्फ 2019 से 2020 तक वो कार्यकारी होमलैंड सेक्रेटरी रहे थे, तब तक रहे थे जब तक उनकी नियुक्ति अवैध नहीं हुई गई। चैड मिलेज भी इस दौड़ में हैं, जो पहले कार्यकारी जनरल काउंसिल रह चुके हैं होमलैंड में। तो सारी चीज़ जो है वो देखी जा रही है कि ट्रंप किसे मौका देंगे, क्योंकि ट्रंप के इमिग्रेशन का जो एजेंडा है उसका जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो स्टीफन मिलर माने जाते हैं। ऐसे में यह है कि उन्हें एक बार फिर से व्हाइट हाउस में एज ए एडवाइज़र जगह मिल सकती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की अगर बात करें, यानी कि विदेश मंत्री जो होता है, तो मार्क रूबियो का नाम चल रहा है। वो विदेश संबंधी मामलों में प्रमुख सलाहकार की भूमिका प्रभावी निभा सकते हैं, ऐसा रिपब्लिकन्स मानते हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि देश से बाहर अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते समय क्या भूमिका रहेगी। इसके अलावा फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो का नाम भी इस इम्पॉर्टेंट कैबिनेट पद के लिए हैं। उनको पहले उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा भी हुई थी। अब हालांकि रूबियो ने 2016 में रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप का विरोध किया था, लेकिन बाद में मतभेद सुधार लिए गए। सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और वो इंटेलिजेंस पैनल के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा अन्य दावेदारों में ट्रंप के भूतपूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन, टेनेसी सीनेटर बिल हैगर्टी, ब्रायन हुक आदि का नाम भी है। तो सारी चीज़ ये है कि हैगर्टी जो कि पहले जापान में एम्बेसडर रह चुके हैं, जबकि हुक ईरान में विशेष राजदूत रह चुके हैं। तो बड़ी भूमिका यह है कि ट्रंप हैगर्टी को अगर एशियन संबंध सुधारने हैं जो इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन ईरान वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में हुक को क्या मौका देंगे, बड़ी चीज़ है। इन सब नामों में अगर एक और नाम का जिक्र करें जिनका नाम रिचर्ड ग्रेनेल हैं, क्योंकि वो ट्रंप के भरोसेमंद हैं और जर्मनी में एम्बेसडर रहे हैं, साथ ही बाल्कन्स में भी रहे हैं विशेष राजदूत और कार्यकारी राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख भी। तो सारी चीज़ ये है कि क्योंकि ग्रेनेल 2020 में जब ट्रंप चुनाव हारे थे तो उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने हार के परिणाम को पलटने की कोशिशें की थी। और जब डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से सितंबर में मिले थे, तब भी ग्रेनेल उनके साथ मौजूद रहे थे। तो बड़ी चीज़ ये है कि उनको विदेश मामले मिलेंगे या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वाला, बड़ी चीज़ है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो काम है उन्हें सीनेट की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। हम भारतीय अक्सर अमेरिका के चुनाव, अमेरिकी की राजनीति को अब नोटिस करने लगे हैं और उसमें कोई भारतीय हो तो हम राजी होते हैं। और एक नाम भारतीय का है, अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा जिस शब्द का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है CIA। तो क्या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति CIA का प्रमुख बन सकता है? जी हाँ, नाम चल रहा है काश पटेल का। काश पटेल CIA के प्रमुख बने, क्योंकि बड़े पदों के लिए जो नाम हैं इसमें काश पटेल का नाम है। इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर रह चुके जॉन रेडक्लिफ का है। उपराष्ट्रपति जो माइक पेंस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कीथ केलॉग का नाम है। भूतपूर्व डिफेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी एल्ड्रिच कॉल्बी का नाम है और काश पटेल का भी है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्टाफ हैं। तो देखा जा रहा है कि भारत क्या फिर एक चर्चा चलाएगा, क्योंकि पटेल व्हाइट हाउस में ट्रंप के अंतिम कुछ महीनों में चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे और 44 वर्षीय पटेल क्या CIA के चीफ बन सकेंगे, क्योंकि ट्रंप ने ये जरूर कहा था कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के निदेशक क्रिस रे को वो हटाएंगे। यह बात ट्रंप ने, क्योंकि उनको 2017 में ट्रंप ने नॉमिनेट किया था। और ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि अमेरिका में दो तरह के, जैसे भारत में भी हैं कि IB हैं जो कि हमारे देश के अंदर का खुफिया तंत्र संभालती हैं, रॉ जो हैं वो विदेश का, उसी तरह से अमेरिका में FBI इंटरनल और CIA एक्सटर्नल। तो बड़ी चीज़ ये है कि एक और पद के नाम पे चर्चा चल रही है डिफेंस सेक्रेटरी के, जिसमें फ्लोरिडा के सांसद माइकल वाल्ट्ज का नाम है,
जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सशस्त्र सेवा समिति में हैं, और दूसरा है रॉबर्ट ओब्रायन। क्योंकि माइक पेम्पियो निकाल दिए गए हैं, जिन्हें पेंटागन का नेतृत्व करने के लिए शुरू से ही सबसे पसंदीदा व्यक्ति माना जा रहा था। सीआईए के पूर्व निदेशक रह चुके पम्पियो ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद निभाया था। इस दौरान उन्होंने मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में प्रशासन का जो डिप्लोमेटिक कैंपेन था उनकी लीडरशिप भी की थी। बड़ी चीज़ ये है, एक और पद है कि यूएन जो कि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र, वहाँ का राजदूत कौन होगा? एलिज स्टेफेनिक का नाम है, जो पहले उदारवादी थी, बाद में ट्रंप की प्रमुख समर्थक के तौर पे उभर के सामने आई। तो यह चौथी रैंक वाली रिपब्लिकन नेता हैं जो कैपिटल हिल पर ट्रंप के विश्वसनीय लोगों में शुमार हैं। यही बात यह है कि क्या वो संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप का प्रभावी नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त रहेंगी? बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ ये भी मानी जा रही है कि इस पद के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की पूर्व प्रवक्ता मॉर्गन आर्टिगस को, या इजराइल में ट्रंप के राजदूत डेविड फ्रीडमैन और कैली क्राफ्ट जो ट्रंप के कार्यकाल में यूएन एम्बेसडर के तौर पे काम कर चुकी हैं, उनको यह मौका दिया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट पद है ट्रेजरी सेक्रेटरी का, यानी कि कोष खजाना किसके पास रहेगा? तो रॉबर्ट लाइट का नाम है, रॉबर्ट लाइट हाइजर, चीन के साथ ट्रेड वॉर का नेतृत्व करने वाले। और माना जा रहा है कि जो रॉबर्ट हैं उनको ये मौका दिया जाए, चूँकि वह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे थे। लेकिन अब और भी 3-4 नाम हैं, जिन स्कॉट बेसेंट है, जॉन पॉल्सन है, जे क्लेटन है और लैरी कडलो भी हैं। तो सारे हैं कि एक स्कॉट बेसेंट के लिए कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति के फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, और जॉन भी खासा इस मामले में ठीक भूमिका माने जाते हैं। जे क्लेटन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। लैरी कडलो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को चलाने में एक बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पद कॉमर्स सेक्रेटरी का भी है, जहाँ लिंडा मैकमेहन का नाम चल रहा है कि पहले कार्यकाल के दौरान जो छोटे व्यापार मामलों के एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका प्रभावी निभा चुकी। और उसकी बड़ी चीज़ जो है, अन्य नामों की ओर देखें तो ब्रुक रॉलिंग है, रॉबर्ट लाइटहाइजर और कैली लायफ्टर का नाम भी है। ये सब प्रभावी बिजनेस वुमन हैं जो कुछ समय के लिए यूएस सीनेट में काम कर चुकी हैं। इंटीरियर सेक्रेटरी एक और बड़ा पद है कि जो सार्वजनिक भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को संभालने वाला बड़ा पद है। तो उसमें क्रिस्टी नोएम का नाम है, जो साउथ डकोटा की गवर्नर हैं, और खासा चर्चा में रही थी जब उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की हत्या कर दी थी। उसके बाद उनको ट्रंप का सहयोगी भी चुना गया था। एक और इम्पोर्टेंट पद है एनर्जी सेक्रेटरी का, जिसमें डॉग बर्गम का नाम है। क्या वो एनर्जी डिपार्टमेंट का नेतृत्व करेंगे? क्योंकि अगर वो एक करते हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि अमेरिका की एनर्जी पॉलिसी में बदलाव का इशारा। सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर बर्गम जो है, उनकी एक छोटी सी कंपनी थी जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को 2011 में बेच दी थी, और 2021 में उन्होंने रिपब्लिकन प्राइमरी में भी हिस्सा लिया था। अब डैन ब्रायलर्ट भी इस पद की दौड़ में है। एक और पद है प्रेस सेक्रेटरी का, जिसमें कैरोलिन लेविट का नाम माना जा रहा है कि चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने जिस तरह से नेशनल प्रेस सेक्रेटरी की भूमिका के लिए दावा जैसा किया है, वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो पहले प्रेस सेक्रेटरी के असिस्टेंट के तौर पे भी व्हाइट हाउस में काम कर चुकी हैं। अब उनको क्या प्रशासन का प्रवक्ता बनाया जाएगा? एक और बड़ा नाम, इन सब नामों के बीच में अगर जिक्र करें तो आपने नाम सुना होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का, जॉन एफ कैनेडी। तो उनके भतीजे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। तो हालांकि उनका अतीत बड़ा मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन ट्रंप के अभियान मेक अमेरिका हेल्दी अगेन को सफल बनाने के लिए उम्मीद है कि उनको पब्लिक हेल्थ वाला महकमा दिए जाने की बात चल रही है। हालांकि उनके पास कोई मेडिकल योग्यता नहीं है, लेकिन वह हेल्थ और ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, फूड एंड ड्रग सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के संचालन की ओर चीज़ें देख सकते हैं। अब एक अंतिम नाम जो है कि एलन मस्क को क्या मिलेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लाखों डॉलर खर्च किए हैं ताकि ट्रंप फिर से चुने जा सकें। आलोचकों के मन में भय है कि मस्क के पास उन नियमों को कमज़ोर करने या उनका आकार बदलने की ताकत होगी जो उनकी कंपनियां टेस्ला,
स्पेस एक्स और एक्स को प्रभावित करते हैं। अब मस्क और ट्रंप दोनों का फोकस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस इफिशियंसी के नेतृत्व करने से जुड़ा है, जहां वो कटौती करेंगे, चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, और जो हमेशा कहते रहे हैं कि नौकरशाही दम घोंटू व्यवस्था है, यह समस्या तो भारत में भी है। तो 53 वर्षीय मस्क वैश्विक कूटनीति में क्या भूमिका निभाएंगे? क्योंकि जब सितंबर में ही ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात की थी तो मस्क वहां भी मौजूद थे। अब यह ट्रंप की टीम के संभावित नाम हैं। अब ट्रंप अपनी टीम में नए और अनुभवी चेहरों को शामिल करके एक मजबूत प्रशासन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी नियुक्तियां ठीक साबित होंगी? हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।